लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आपके मन में सवाल होगा रिलेटिव मोशन इन 2D का क्या है ना, तो एज़ पर न्यू NCERT सिलेबस उसमें वो नहीं है, बट इन केस अगर कुछ उसमें चेंजेस आते हैं जो अभी पता चल जाएगा इसी अपकमिंग जो सेशन में नीट JEE के जो सिलेबस आने वाले हैं, तो उसमें चेंजेस में क्या है वो पता चल जाएगा। तो अगर रहा तो वन कवर कर लेंगे, 2 दिन का टॉपिक है बस वो। खैर विदाउट वेस्टिंग अपना टाइम, इधर से आओ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी इस पे जाते हैं, फिर हमारा आने वाला टॉपिक पे। और जो इसके एसेंशियल टॉपिक्स आपको समझ में सामने नज़र आ रहे हैं, जैसे कुल मिला के 7 टॉपिक्स उसके अंदर हैं, है ना। इंट्रोडक्शन, तो इसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कनेक्टेड मोशन, फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। मगर जैसे आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि मैं सर्कुलर मोशन का पार्ट अलग चैप्टर की तरह पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो कि लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, और मोशन इन अ प्लेन में जो सर्कुलर मोशन आया था उसको मर्ज करके अपन ये चैप्टर के बाद उसको पढ़ाने वाले हैं। ये चैप्टर के बाद एक आइडियल तरीका होता है सर्कुलर मोशन को एक साथ पढ़ा देने का, नहीं तो कन्फ्यूजन होता रहता है बच्चों का अक्सर। इसलिए तो मतलब इस बार हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ 6 टॉपिक देखने वाले हैं। वेरी एसेंशियल चैप्टर, बहुत ज़्यादा एसेंशियल चैप्टर। इब्राहिम इधर ध्यान दो, वो सब पहले करके रखने का। तो वेरी एसेंशियल चैप्टर, बिल्कुल भी इसे निगलेक्ट ना करें ज़रा सभी चीज़ों को ले, शुरू से बने रहे। एक दिन की भी आपकी गायब होना भारी पड़ सकता है आपको यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल ज़रा सा भी बिना नेग्लिजेंस के साथ आप पूरा फोकस करें। एक टॉपिक अपने आप में बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। आपको लग रहा होगा सिर्फ 6 टॉपिक, नहीं, उसके अंदर बहुत सारा है माल। मतलब आज का दिन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा, है ना। आज का दिन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चलेगा, फिर उसके बाद 2-3 दिन लगेंगे मुझे ये ख़त्म करने का। 2 से 3 दिन इसको लगेंगे, 2 दिन इसको लगेंगे, इसको 4-5 दिन लगेंगे, है ना, इसको भी 4-5 दिन लगेंगे। तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है। JEE वालों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इसमें। JEE पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पॉट पे आते हैं, ऐसा कहा जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ना। 1D 2D ये सब छुटुक फुटुक चैप्टर्स है JEE के लिए भी और नीट के लिए भी। एक क्वेश्चन, है ना, हार्डली मुश्किल से 2 क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन नहीं, ऐसी सिचुएशन आती है। मगर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस पर फोकस करते हैं, हमारे आज के टॉपिक पर जो हमारा टारगेट है लेने का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। अब सवाल उठा कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहले जो आएगा पॉइंट, जनरल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो। दूसरा, व्हाट इज फोर्स। तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, और साथ में मोमेंटम एंड इट्स चेंज। मोमेंटम एंड इट्स चेंज। तो कुल मिला के फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मुझे यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ना है ना। पहले तो इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले उसका थोड़ा एक छोटा सा कंसेप्चुअली क्या है इसका मीनिंग। तो इसके बाद फोर्स क्या है, फोर्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, मतलब हमारे आसपास यूनिवर्स में मौजूद सारे के सारे फोर्सेस को कुछ हिस्सों में बांटा गया, तो वो फोर्सेस के बारे में स्टडी। मोमेंटम एंड इट्स चेंज, फिर मोमेंटम और उसमें जो आने वाले बदलाव उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर मैं पॉइंट पे बात करूं, जनरल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। हमेशा हर चैप्टर को फील के साथ पढ़ो। पहला दिमाग में हर चैप्टर के साथ ये आना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले, है ना। अगर मैं बात करूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, हमने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन के बिहेवियर के बारे में पढ़ा कि मोशन कितना होगा, है ना, कैसे होगा, एक्सेलरेटेड होगा कि यूनिफॉर्म होगा, है ना, कितना आगे सरकेगा, कितनी स्पीड से भागेगा,
कितनी स्पीड से ख़त्म होगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, कब जाके मिलेंगे ये आपस में। हमने मोशन के बारे में पढ़ा था ये, कब, है ना। अब सवाल जो यहाँ पर है, अब आगे अगले चैप्टर में, हाँ अगर मैं बोलूँगा मोशन इन प्लेन में क्या हुआ, हमने जो मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़े वही बातें थी, मगर यहाँ पर हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक एक्सिस पे सब कुछ होता था। सिर्फ एक एक्सिस से एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होती थी या सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होती थी। मोशन इन प्लेन में क्या हुआ, है ना, उसमें एक्स और वाई दोनों में खेलने लग गए, सेम बातें थी, उसमें एक्स और वाई दोनों में खेलने लग गए। फिर उसमें एक नाम आया प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, मतलब वो तो था उसी मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन। और आप अगर नोटिस किए होंगे, आपने सुने होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब पढ़े, मगर आप सोचो ना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कैलकुलेट करे, टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कैलकुलेट करे, डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट क्या कैलकुलेट करे, हाइट, मतलब जो वही चीज़ें कैलकुलेट की आपने जो कि आपने पिछले चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट किए थे, मगर वो एक पर्टिकुलर कहा जाएगा टॉपिक से रिलेटेड था। जरा ये बंद कर यार जरा, मगर वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से या एक पर्टिकुलर बिहेवियर से रिलेटेड था कि अगर ऑब्जेक्ट को आप ऐसा फेंकेंगे वो ऊपर जाके वो नीचे आएगा तो उसमें सिचुएशन क्या रहेगी, उसके बारे में था। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, है ना, अब हम लोग यहाँ पर रीजंस की तलाश कर रहे हैं। अब हम रीजंस के बारे में फोकस करने वाले हैं कि यहाँ कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है मोशन होने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रख के छोड़ देता हूँ, वो नीचे गिरता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। और अगर सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा इंक्लाइन करके छोड़ देता हूँ एक इंक्लाइंड सरफेस पे, तो नीचे चले जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। एक धागे से बांध कर किसी चीज़ को आप लटका देंगे, है ना, ब्लॉक को, तो भाई एक ब्लॉक नीचे जाएगा एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो भैया भाई ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन है ना। इतना ही नहीं बेटा, ये मतलब बहुत ज़्यादा इन डिटेल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स का भी है ये, बल्कि हर किस्म के जो इंजीनियरिंग है सबका बेसिक पार्ट मेन कहा जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक 100, मतलब मान लो 100 किलो भी कम हो जा रहा, 1000 किलो का वज़न उठाना है, 1000 किलो का वज़न मुझे यहाँ से सरकाना है, मैं अकेला हूँ, एक 1000 किलो के स्टोन को मुझे यहाँ से सरकाना है ना। आप सरका पाएंगे क्या, है ना। तुम बाहुबली भी आ जा तो नहीं सरका सकता, है कि नहीं। तो भाई तुम बोलेंगे ठीक है मैं इसको लोटता भाई अच्छे ज़ोर से ताकत से लोटूंगा, वो चले जाएगा वहाँ से, तो पॉसिबल नहीं है ना। अब साउथ इंडियन हीरो तो है नहीं कि यूँ उठा लेगा 1000 किलो का वजन और यूँ चाहेगा फिर आके रख देगा, वो है कि नहीं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ना कोई सालार आने वाला है, ना कोई KGF का हीरो आने वाला है यहाँ पर उठाने के लिए। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा भैया, तो यहाँ लगा सकते हैं आप फिज़िक्स। एक अकेला आदमी एक मजबूत डंडे के मदद से इसको सरका सकता है ना। बस सिंपली क्या करना है, उस सही जगह पे उसको रख कर फोर्स लगाना है कि 1000 किलो का वज़न अपनी जगह से सरक जाएगा, है कि। एक कार है तुम्हारे को उठाने की, मान लो, है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, कार को ऊपर उठाने का 2000 किलो की कार है कि, है ना। आप में देव साहब तो नहीं आएंगे, सनी देओल साहब कि भाई उठा लेंगे वो एक हाथ में, वो हैंडपम्प खड़ लेते तो बोले भैया ये कार क्या चीज़ है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर एक आम इंसान, हमारे जैसा इंसान एक कार को कैसे उठा सकता है, तो एक सिस्टम ऑफ पुलिस होती है, सिस्टम ऑफ पुलिस, कई सारे पुलिस की सिस्टम है। आप आराम से यूँ बातें करते करते चाय पीते पीते ऐसा आप उसको उठाओ, चेन को ऊपर यूँ करो, और वो कार 2000 किलो की अपने आप उठते जाएगी, है ना। आपको ज़रा फील नहीं होगा कि वो 2000 किलो का वज़न है। ये सारा खेल कहाँ से हुआ, ये सारा खेल कनेक्टेड मोशन का, ये सारी चीज़ों का था ये। तो ये चीज़ें होगी कैसे, है ना, ये लाइफ में कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले, थेरोटिकल स्टडी, ठीक है। तो खैर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि भैया, है ना, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी the laws that governs the motion, the laws that governs the motion। इस चैप्टर में हम वो लॉज के बारे में पढ़ेंगे जिसके वजह से मोशन होता है, या जो मोशन को गवर्न करते हैं, यानी जो मोशन को कंट्रोल करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में। फिर उसके बाद हमारा आता है 5.1.2 व्हाट इज़ फोर्स। हमारा सवाल उठा फोर्स क्या है। चलिए बता सकते हैं आप फोर्स क्या चीज़ है बेटा आपके मुताबिक। मास इनटू एक्सेलरेशन, आगे की चीज़ हो गई,
अगर मान लो कि भाई आप मैथ्स जानते नहीं, फिजिक्स नहीं जानते, साइंस नहीं जानते, एक आम इंसान को आप क्या बताएंगे फोर्स क्या होता है? अगर किसी को बॉडी को फोर्स लगाना है तो कैसे लगाते? एक तो धक्का मारेंगे या फिर खींचेंगे, इसी को बोलते हैं ना फोर्स। आप ढक्कन खोलने को अगर आप बोल रहे होंगे फोर्स, तो फोर्स नहीं है वो, टॉर्क है वो। हाँ, अगर किसी चीज़ को आपको धक्का देना है तो एक तो पुश या फिर फोर्स लगाना है तो हम लोग क्या कहते हैं, तो धकेलो उसको या फिर खींचो। तो फोर्स एक किस्म का पुश है या फिर एक पुल है। अच्छा, उसकी वजह से होता क्या है पुश और पुल कैसे? डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो तो बिना फोर्स के भी हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो मोशन में आ जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी है तो एक तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, यानी रुक भी सकता है वो, कहा जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि फोर्स क्या है? तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल। क्या है फोर्स आपका? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल, एक किस्म का पुश और पुल है, ड्यू टू विच, जिसके वजह से अ बॉडी चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो भैया आपका फोर्स क्या है? एक किस्म का पुश या पुल है, जिसके वजह से बॉडी क्या करता है? अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है ना, तो मोशन में आ जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो एक तो हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि हमारी इस दुनिया में अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चलना चाहती है तो उसको लगातार फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लगातार हमारे पास हमको फोर्स कम करने के लिए या हमारी स्पीड कम करने के लिए लाखों चीज़ें हमारे आजू बाजू, जैसे गैस के पार्टिकल्स जिसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हैं, हवा, जब हम उससे टकराते हैं तो हमारे बॉडी पे लगता है फ्रिक्शन फोर्स और वो हमारी स्पीड को कम करता है ना। नाखून बाद में खा बेटा, सीधा बैठ, सीधा बैठ एकदम डायरेक्ट। और एक किस्म होता है भैया आपका फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द रोड। रोड का जो सरफेस होता है उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब चक्के चलते हैं तो उसके साथ ऐसे चिपकते हैं ना, जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होती है, तो उसकी वजह से भी स्पीड क्या होती है बेटा? कम होते रहती है। तो ये ऐसे दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह पाता, उसकी स्पीड कम हो जाती है। मगर मान लो स्पेस में जहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ओनली वैक्यूम। स्पेस में क्या है? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, हवा कुछ नहीं लगती है ना, एकदम वैक्यूम में आ जाओ। अगर तुम मान लो अगर तुमने ऐसा तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क हटा दिए तो अंदर की पूरी बॉडी के फ्लूइड्स बाहर आ जाते, आके यूँ करके बाहर आ जाएंगे, एकदम से बॉडी में पचक जाएंगी। तुम देखो, इमेजिन करो वो प्लास्टिक की बोतल आती ना पानी की, ऐसा खींच डालो उसको तो कैसा पचकेंगी? क्यों? आपने उसके अंदर से पूरी हवा निकाल लिया, उसमें क्या क्रिएट कर दिया तुमने? वैक्यूम। अगर एस्ट्रोनॉट ने गलती से अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा, इमेजिन कर लो, जब वो पचकेगा तो उसके अंदर के जो फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स है ना, खून, ये वो सब वो पूरा बाहर आ जाएगा उसके जैसे। फैक्ट है, साइंस है ना। तो वो वैक्यूम, तो जब आप वैक्यूम में हो या ज़ीरो ग्रेविटी कंडीशन में हो, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दूर दूर तक के नहीं, आप इस तरह से हो, और अगर मैंने इसको आपको हल्का सा भी ऐसे धक्का दे दिया ना, है ना, तो आप यूँ चलते रहो, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, आप नॉन स्टॉप चलते रहोगे, जितनी एक कांस्टेंट स्पीड से चलते ही रहोगे बिना रुके। आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक किसी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आ जाते। मान लो कई लाखों साल तक आप चलते रहे, लाखों तो नहीं, कई 100 साल तक के आप चलते रहे, तब जाके मान लो मैंने आपको कहाँ से, यहाँ से जुपिटर नहीं, अपने कब कौन सा प्लैनेट आता अपने अर्थ के पास? इधर मार्स है ना, मार्स की तरफ तुमको धक्का दिया, जा रहे तुम ऐसी स्पीड से, है ना। अगर तुम ऐसे इतनी स्पीड से जाओगे अगर, तो लाखों साल लग जाएंगे, है ना। जैसे ही तुम मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गए, है ना, फिर वो तुमको तेज़ी से खींचेगा और फिर ज़ोर से जाके तुम उसके अंदर धाड़ करके गिरेंगे। अगर मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड हटा दूँ जब तक मैं, तो तुम एक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहोगे। यानी तुम्हारे स्पीड को बढ़ाने के लिए भी और कम करने के लिए भी क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। बिना उसके फोर्स बिना फोर्स के आपकी ना स्पीड बढ़ सकती है ना कम हो सकती है ना।
तो भैया वही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर कोई मोशन में है तो भैया उसका जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो जाएगा, एक तो स्पीड बढ़ जाएगी या फिर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स। लिख लो बेटा, उधर का हो गया कि मेन इंडेक्स, जल्दी जल्दी लिखो। फिर अगला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। The forces can be classified into 4 fundamental groups. First, gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force। तो फोर्स को बेटा हम 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इस तरह से। इधर का हो गया। तो 4 हिस्सों में फोर्स को बांटा जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, सबसे पहला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा सबसे पहला। बातें नहीं, न्यूटन बाबा का मानना था कि दुनिया का, हाँ न्यूटन साहब का है ना, सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन का मानना है, उनका कहना है कि यूनिवर्स की हर चीज़ हर दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करे। यूनिवर्स की हर चीज़ हर दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट करी। मतलब अगर मेरे हाथ में पेन है तो वो आपके पेन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, मेरे हाथ में जो पेन है वो इमरान सर के पेन को भी अट्रैक्ट कर रहा है कि हर चीज़ दुनिया में, ये पत्ते, झाड़ पत्ते सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे है ना। तो फिर अगर दिमाग में उठता कि अगर ये दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करी तो आके चिपक जाना चाहिए था, चिपक रहे क्यों नहीं? तो मसला ये है कि ये फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है। ये फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है। ये बिना मतलब अच्छा, मतलब ये तभी कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता इसको दी जाती है, हम इसको तभी माने जाएंगे कि ये थोड़ी सी वैल्यू रखता है जब उसका मास बहुत बड़ा हो। जैसे कि अर्थ और सन, अर्थ और सन के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है सन की तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ना, मगर ये हमारे पेन्स के बीच में इतना क्यों इफेक्टिव नहीं है? तो मसला ये है कि अर्थ और सन का जो साइज़ है, उनका जो मास है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है।
एज कम्पेयर टू दीज पेन्स। ये हमारे खुद की अगर बात करेंगे तो, है ना, अगर हम अर्थ का मास कहेंगे तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स, है ना, 6 के आगे 24 जीरो लगा, उतना अर्थ का मास है कि नहीं। अपना कितना मास आता है कि नहीं, मेरा कितना होगा 90 किलो मास, है ना, वेट आ जाता वो 90 किलोग्राम वेट, उतना ही है मास भी, बाद में पता चलेगा क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद तुम लोग का क्या है, 50-60, कोई शायद से 30-40 वाला भी होगा यहाँ पर, है ना, कोई होंगे 30, उसके तरफ देखो रे, है ना, क्या देख रहे हो उसको, कितने रहते बदन, वेट कितना है, हाँ 36, 30 और 40 के बीच में, 36 किलो का। खैर, तो अब आप बोलेंगे इतने इतने मास है अपने, और वहाँ अर्थ और सन का मास सोचो कितना बड़ा है, तो इसीलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नज़र आता है। हम लोग आपस में क्यों फील नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ जो हमारे आसपास सारी चीज़ें मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा मास कम है, और ये बहुत ज़्यादा मास कम होने की वजह से, है ना, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की एक और खासियत है, इसका कोई लिमिट नहीं होता, मतलब उसकी कोई रेंज का लिमिट नहीं होता, बहुत दूर दूर तक के चीज़ों को वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर ही लेता है। अब सोचो ना आप, गैलेक्सी के सेंटर में जो मास है, गैलेक्सी का सेंटर लाखों लाइट ईयर्स, लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है वो, लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है उसका गैलेक्सी का सेंटर, साला वो अपने को अभी तक का ट्रैक कर रहा हो, वो गोल गोल घुमा रहा है पूरे सोलार सिस्टम को अपने आसपास, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं बोलूँगा द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एवरी, बातें नहीं, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। तो जो फोर्स यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि इनसे रिलेटेड सब चैप्टर्स हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। ग्रेविटेशन नाम का कुछ चैप्टर है NCERT 11th में, है ना, ये लॉज ऑफ मोशन है, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन के बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, फिर उसके बाद आ गया ग्रेविटेशन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये इस दुनिया के हर एक पार्टिकल्स या यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स है। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या रहेगा आपका, क्या नाम बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बेटा बहुत डिटेल में, बहुत सारे उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स आते हैं, सब टाइप्स आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट्स, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इवन जो हम लोग ये ऐसा दरवाजे को धक्का दे रहा, मैं ये धक्का दे रहा ना, ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मैं इसको खींच रहा ना, ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब आप बोलेंगे कैसे, इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त मॉडर्न थियरी है। अब ऐसा है कि देखो, ये जो बॉटल में हाथ में मैं पकड़ रहा हूँ, मैं इसके सरफेस को फील कर सकता हूँ, है ना, मैं इसको सरफेस को फील कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये यहाँ से थोड़ा उबड़ खाबड़ है, यहाँ से थोड़ा स्मूथ है, ये सारी चीज़ें मैं फील कर सकता हूँ। मॉडर्न थियरी ये कहती है, मॉडर्न थियरी सुन लो गौर से बेटा, मॉडर्न थियरी ये कहती है कि दुनिया की कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ को फिजिकली टच नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ को फिजिकली टच नहीं कर सकती। तो बोले ये क्या है, मेरे को तो फील हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब इनका ये मानना है आज के साइंटिस्ट का, अब्दुल्ला कमेंट्स बाद में क्लास के बाद, साइंटिस्ट का ये मानना है कि हम किसी भी चीज़ को टच करते, अगर ये मेरे हाथ का सरफेस है ना,
ये मेरे हाथ का सरफेस है, मान लो ऊपर से मेरा फिंगर्स है और ये नीचे वो बॉटल का सरफेस है, तो इसमें हल्का सा गैप रह ही जाता है, हल्का सा गैप रह ही जाता है। बोले ये जो हम फील करते हैं कि देखो यहाँ पर जो आपके मान लो न्यूक्लियस है ना, किसी भी एटम मटेरियल से बना होगा ये प्लास्टिक का बॉटल, तो जिस मटेरियल से बना होगा उसके अंदर कुछ एटम्स मौजूद होंगे ना, एटम्स में क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा, उसके अतराफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से ये मेरे फिंगर्स, मेरे हाथ में मैं भी जो बना हुआ एटम से मिलकर बना हूं, तो ये जो मेरे फिंगर्स है, तो फिंगर्स का जो एटम, जिस जो भी मटेरियल होगा यहाँ पे, उसका जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जब हम लोग इस तरह से करीब लाते हैं चीज़ों को तो इलेक्ट्रॉन्स तो दूर भाग जाते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, और फिर इस न्यूक्लियस के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है कि जो कि उस चीज़ को उधर लौटता है, ऐसा अपने पास लाने से उसको रोकता है। तो अब ऐसा है कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये जो मैं कोई भी चीज़ को होल्ड करता हूँ, जैसे अभी भी आपके हाथ में पेन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, आप फील करो उसको, जो ये आपको फोर्स एक फील हो रहा होगा यहाँ पे, है ना, आपके ये दब रहे होंगे ना, ये स्किन दब रही होगी यहाँ पर, तो ये जो स्किन का जो कहा जाएगा जो मांस दब रहा है, ये इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण है। ये आपस में से टच फिजिकली नहीं हुआ, ये मॉडर्न साइंस का मानना है, ये आपस में टच नहीं हुआ, उसके बीच में हल्का सा फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एकदम माइन्यूट, मतलब नैनो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा लेवल पे ये इनके बीच में एक हल्का सा गैप है, ये आपस में फिजिकली टच हुआ ही नहीं है, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के वजह से वो हमारे को फीलिंग आ रही है। तो मतलब जब दुनिया में कोई भी चीज़ को मैं ऐसा पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, ये जो भी फील आ रहा है ना, उसके बीच में कौन इन्वॉल्व है, चार्जेस, उसके बीच में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, चार्जेस, वो चार्जेस है जो आपको फील करा रहे हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो हमें वो उसको पकड़ने का, मतलब होल्ड करने का या उसको पुश करने का या पुल करने का, वो चीज़ का एहसास जो हमको हाथों पे फील हो रहा है, वो सिर्फ चार्जेस की वजह से है ना। अब चार्जेस के बीच में जो रिलेटेड फोर्स आता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो आया कौन सी कैटेगरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। डीप डाउन द थ्योरी अगर आप देखेंगे तो, अब आप बोलेंगे सर ये कुछ भी फेंका है, वो जरी बात है, नहीं बेटा, ये अपन अभी तुम जैसा डीप साइंस में गुजरोगे ना, अभी तो घुसे भी नहीं तुम डीप साइंस में। जब डीप साइंस में चीज़ें, कई सारी चीज़ें, पहले एक ज़माने में एरोप्लेन उड़ाना भी वैसा किसी ने बोला होगा, मान लो 17th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, है ना, हमारे राजा महाराजा के सामने जाके बोला होगा किसी ने कि भाई देखो भाई तुमको प्लेन ला के देता, 100-200 लोग एक साथ मिलकर बैठ के उसके अंदर उड़ेंगे, वो भी लोहे का मतलब मेटल से बना होगा, 2-3 हज़ार किलो का वजन होगा, फिर भी हवा में उड़ेगा, बोले वो कोई भी ऐसा तुम बोलेंगे तो वो हंसेंगा, बोले कुछ फेंके मार रहा है ना, है कि कुछ भी बात कर रहा है, मगर आज वो प्रैक्टिकल है ना, क्या क्या प्रैक्टिकल नहीं हो गया। आज तो इन साइंस ने टेलीपोर्टेशन भी कर डाला, तो मालूम है ना, कुछ अभी रिसेंट में एक टेलीपोर्ट हुई एक चीज़, टेलीपोर्ट मालूम है ना क्या होता है ना, टेलीपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह चले जाना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना। एक एग्जैक्ट कौन से लैब किया है ये पता नहीं, मैंने खुद उसके बारे में पढ़ा, बहुत ज़ोरों पे चला, न्यूज़ में बहुत आया था वो, एक छोटे से पार्टिकल को, मतलब कहा जाएगा क्वांटम लेवल पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लैब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट किया गया, है ना, सक्सेसफुली इसको टेलीपोर्टेशन किया गया, है ना। अब आज के पता नहीं, बोल के नहीं आता, मैं अभी एग्जैक्ट क्या कहूँ, हम इस बेसिक लेवल पे उसके कि हो सकता है 4 से 5 हज़ार साल बाद या 2000 साल के बाद अगर सभ्यता हमारी ज़िंदा रहती है, अगर सिविलाइजेशन अगर हमारे एग्जिस्टेंस में रहता है, तो हो सकता है कि भैया तुम बोलेंगे चलो भाई क्लास के लिए जाना है, मुँह पे छपको हमारे, हाँ आके बढ़ गया क्लास में हो गया टेलीपोर्टेशन, बोले आके डायरेक्ट बढ़ गया क्लास में, कोई ज़रूरत नहीं बोले कि भैया कहाँ गाड़ी से जा रहे ये कर रहे वो कर रहे, पॉसिबल टेलीपोर्टेशन। अरे भाई कभी लगा था क्या तुम मोबाइल से, तुम सोचो ना खुद, है ना, अगर भाई पुराने ज़माने के बादशाहों को, राजा को बोलेंगे भैया हम मोबाइल से बात करके देख बताते तुमको करके, ये वो ऐसा क्या है, ये बातें कर रहा मोबाइल से, बोले आप सोचो यहाँ से बैठे बैठे इंसान अमेरिका में बात कर ले रहा, आपकी आवाज़ पहुँच जा रही, एक अभी ठीक है प्रैक्टिकल लग रहा, हाँ वो मालूम है रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होकर गया, चलो ठीक है अभी प्रैक्टिकल लगा, उस ज़माने में इम्प्रैक्टिकल था ना ये, अब ये चीज़ें आज इम्प्रैक्टिकल लग रही, आगे क्या होगा क्या थोड़ी बोल के आता अपने को। तो जब ये चीज़ें आजकल पॉसिबल हो जा रही, कुछ भी पॉसिबल आ जाएगी,
तो ये भी आपको लग रहा भी है कुछ भी कहा फील हो रहा, तो भैया ये अभी डीप डाउन द सेंस बोल रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा करके, तो फैक्ट हो सकता है इस चीज़ को लेकर। तो खैर हमको एज अ साइंस स्टूडेंट हमको फैक्ट्स को पढ़ना है, इसको मान के पढ़ना है ना। हम बिल्कुल अपनी वो नहीं ला सकते, नहीं मैं नहीं मानूंगा, है ना। तेरे मानने नहीं मानने से उसको कुछ लेना देना नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हम लोग स्टडी करते हैं, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन, बस यार तुम लोग बातों में इन्वॉल्व, इसलिए मसला है तुम्हारे, फोकस ही नहीं तुम्हारे में। द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड magnetic poles is called as electromagnetic force, is called as electromagnetic force। वो फोर्सेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स या मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी स्ट्रेंथ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा ही होती है। एग्जाम्पल में उसके नीचे लिख देना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैं जो बोलता हूँ पहले लिख लो, मैं फिर एग्जाम्पल्स ओरली बोल देता हूँ आपको, वो लिख लो। हुआ? चलिए हुआ बेटा। एग्जाम्पल में लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिखे, कॉमा नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एटसेट्रा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एटसेट्रा। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है बेटा? देखो सरफेस पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, किसी सरफेस पे, गौर से सुने बेटा, किसी सरफेस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सरफेस क्या करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मान लो कि मैंने यहां ऐसा रखा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिस चेयर पे आप बैठे हो, आप उस चेयर पे बैठ इसलिए पा रहे हो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट को बैलेंस कर पा रहा है ना। क्योंकि जब आप बैठते हैं चेयर पे तो अगेन एयर जो ये चेयर के जो पार्टिकल्स है, जो आपको कहा जाएगा, अगेन मैं बोलूँगा पॉजिटिव चार्जेस जो न्यूक्लियस से रहते हैं ना, वो लगातार फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं आपको, आपकी बॉडी को, और वो आपको होल्ड करके रखना है। अगर मैं पानी पे बैठने की कोशिश करूं, बैठ पाऊंगा क्या? नहीं बैठ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पानी में उतना नॉर्मल रिएक्शन जनरेट नहीं कर पाता हो हमारे वेट के बराबर। मैं सोचता कि ठीक है बैठ के देखता, पानी में टेका लेकर देखता मैं, है ना, नदी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, दब करके अंदर चले जाएंगे तुम पानी के अंदर। तो हम लोग ने वही देखा बेटा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो वेट को हमारे बैलेंस करता है। जैसे ये अभी मैं सरफेस पे खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म पे, ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है, मुझे बैलेंस कर रहा है ना इस तरह से, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन जो होता है मेरे वेट के बराबर होता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन मेरे वेट के बराबर होता है। मगर इंक्लाइंड सरफेस पे, मतलब जैसा अगर इस तरह का इंक्लाइंड सरफेस आ गया है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा
सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। बातों को सुनो अच्छे से बारीकी से। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा हमेशा सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अरे खैर तुम खुद देखो, फील करो, तुम्हारे हाथ में जैसा रजिस्टर लो, बुक लो, कुछ भी ऐसा लो, रजिस्टर लो, है ना, रखो तुम्हारे हाथ में, थोड़ा अच्छा वजनदार रजिस्टर रखना है। अब क्या कर रहे हैं आप, चलो धीरे धीरे आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करो, अपने हाथ को गिरने से बचाओ, हल्का हल्का आप उसको, हल्का हल्का। तुमको देखो हाथ पे जो उसका वजन फील हो रहा वो कम फील होता जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो कि मेरे हाथ में 2 किलो का वजन है, तो अभी जब ऐसा है तो मेरे हाथ पे 2 किलो का रिएक्शन जनरेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब अगर मैं ऐसा हल्का हल्का घुमाऊंगा तो जो वज़न फील होना चाहिए मेरे हाथ को वो धीरे 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 कम होता जाएगा। और अगर देखो ऐसा हो गया तो फिर तो कोई वज़न फील ही नहीं होगा, धड़ करके वो चीज़ें नीचे गिर जाएगी। तो अब फैक्ट यहाँ पर क्या है बेटा, गौर से देखो यहाँ पर, सुनो ये कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर ही होगा। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो, मान लो ये इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल थीटा है, बस इनफ। ये इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल क्या है बेटा, थीटा है। अब इस पे लगने वाला वेट, वेट बोले तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हमेशा नीचे की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। वेट बोले तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता। इंक्लाइंड सरफेस के लिए ये एक्सिस एक्स एक्सिस होती है और ये एक्सिस वाई एक्सिस होती है ना। तो मैं बताओ, मुझे ये बताओ, क्या ये जो नॉर्मल रिएक्शन तो वाई एक्सिस के साथ है, क्या ये तुम्हारा वेट mg किसी एक्स एक्सिस के साथ या किसी वाई एक्सिस के साथ प्योरली है क्या? नहीं। आप देख सकते हैं नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ आ रहा हो, है ना। अब ऐसा है कि आगे जाके मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये एंगल थीटा है, अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना डायरेक्ट नोट करो कि ये एंगल क्या है बेटा, थीटा है। तो वेट mg जो कि एक किस्म का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको 2 कंपोनेंट्स में मैं बांट सकता हूं। एक आ जाएगा mg cos थीटा और आ जाएगा mg sin थीटा। फिर ये इस बार तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर था, मगर यहां नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। मतलब जो आपको हाथ पे जो फील आ रहा था वेट का, वो कम इसलिए आ रहा था क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा था, है कि नहीं, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा था cos थीटा की वैल्यू कम होते जाती है। देखो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 60 1/2। cos 90 0। जैसे जैसे तुम 0 से 90 के करीब जाते, एंगल तुम्हारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के करीब जाता, तुम्हारे cos थीटा की वैल्यू कम होते जाती। सबसे ज़्यादा कब रहती है, एंगल 0 डिग्री रहने पे, और सबसे कम कब होती, 90 डिग्री, डायरेक्ट 0 हो जाता। तो जब तुम्हारा हाथ ऐसा था तो है ना, तुम्हारा एंगल कितना था, ये थीटा 0, तो उस वक्त cos 0 क्या होता, 1। तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन कितना फील हो रहा था तुमको, वेट mg के बराबर। जैसे जैसे तुम हाथ को ऐसा टेढ़ा कर रहे थे, cos थीटा बढ़ रहा था, थीटा बढ़ रहा था, cos थीटा क्या हो रहा था, कम, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू mg cos थीटा कम हो रही थी। और नॉर्मल रिएक्शन वो तो वो हाथ को जो फील आ रहा, ये जो हाथ फोर्स लगा रहा हमारा ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, mg cos थीटा, है ना। जैसे जैसे टेढ़ा करते जाओगे mg cos थीटा की वैल्यू कम होगी और नॉर्मल रिएक्शन को भी कम फील आएगा। और जब ऐसा हो जाएगा mg cos 90 कितना होता है, 0, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 0, धड़ करके वो नीचे गिर गया, है ना। तो ये इस तरह से बेटा देखो नॉर्मल रिएक्शन। फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से एक धागा या एक रस्सी है ना, और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे लटका के रखा है। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट, उसका वेट mg डायरेक्टेड है डाउनवर्ड्स, मगर ये जो रस्सी के जो मॉलिक्यूल्स है ये वेट को ऊपर की तरफ खींच रहे। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर हम कोई वजन सी चीज़ उठाते तो हमारे हाथ में तनाव नहीं आ जाता क्या, है ना। एक सादा सा अगर रस्सी है, ये कपड़ा है, जैसे मान लो इमेजिन थोड़ी देर के लिए इसको एज अ रस्सी इमेजिन करो, है ना। अगर कोई चीज़ उस पर लटका दूंगा, तुमको नहीं लगता इस पर तनाव आ जाएगा। ये जो तनाव आ गया, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग ये हमेशा हमेशा रस्सी के साथ साथ, भाई बहुत, तू लिखना बंद किया कर यार, बात पहले ध्यान दिया कर इधर इब्राहिम, पूरा ध्यान तेरा लिखने में रहता। तो ये हमेशा रस्सी के साथ साथ जाता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जिस जगह से उसको लटकाया गया है ना, रस्सी के साथ साथ जाएगा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन कभी कभी वेट के बराबर होता था, तो कभी कभी टेंशन, इस मामले में जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग वेट mg के बराबर है, मगर ये हमेशा वेट mg के बराबर होगा क्या, ये सही जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँगा देखो ये एक ब्लॉक है, इधर की एक रस्सी से इसको लटका के रखा और इधर की एक रस्सी से इसको लटका के रखा,
है ना। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। देखो वेट mg नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। देखो अब देखो मैंने क्या कहा था कि टेंशन हमेशा कहाँ से जनरेट होता, जैसे ब्लॉक से, और कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो गया ना टेंशन इधर। अब मुझे एक बात बता, क्या टेंशन इसका डायरेक्शन वेट mg के डायरेक्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट है क्या? अरे दिख रहा है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहा है क्या? नहीं। इसको दो कंपोनेंट्स में बांटो, t cos थीटा और ये t sin। अब बताओ कौन सा चीज है जो डायरेक्ट mg के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, t cos थीटा। तो अब मैं कहूंगा t cos थीटा जो है वो हमारे वेट mg के बराबर है ना। t cos थीटा है वो है जो कि वेट को क्या कर रहा है बेटा, बैलेंस कर रहा है। अरे सिंपल सी बात है, आप कोई थैली पकड़ रहे हैं, आप जैसे मान लो है ना, सामान की तुम्हारे पास थैली दी है या कोई सामान भारी भरकम वजन है ना, आप उसको ऐसा पकड़ के रखो, आप है कि नहीं, आपको काफ़ी ज़्यादा वेट फील होगा। इवन मान लो दो लोग पकड़ के उठा रहे सामान को और दोनों भी इसको इस तरह से पकड़ रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा वेट फील होता रहेगा। और अगर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप अगर उसको ऐसा लेके जा रहे हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, बिना मालूम आप करते ही चीज़, सामान को कुछ उठाना है ना, भगोना उठाते हैं आप, भारी कुछ वो उठाते हैं, तो आप ह्यूमन टेंडेंसी, आपको मालूम नहीं है कि साइंस मालूम है तो ही करेंगे, ये फिजिक्स मालूम है तो ही करेंगे, वो ह्यूमन टेंडेंसी अपने आप बॉडी ऐसी चली जाती है। देखो तुम नोटिस करो, कोई भी चीज़ तुम सामान उठाते भारी भरकम, दो लोग मिलकर उठा रहे हैं है ना, उनके हाथ ऐसे नहीं रहते, वो डायरेक्ट अपने आप ऐसा हो जाता। पानी की केन उठाते तुम नोटिस करो, जब दो लोग अगर मिलकर उठाए तो अपने आप हाथ टिल्ट हो जाता, अपने आप, है ना। तुमको मालूम भी नहीं था तुम्हारा हाथ टिल्ट होगा, तुम्हारे से पहले तुम्हारी बॉडी फिजिक्स जानती कि तुम हाथ को ऐसा टिल्ट कर, टेंशन कम फील होगा, वजन कम फील होगा, थोड़ा टेंशन बढ़ जाएगा, तो देख उसको पहले से मालूम है बॉडी को, खुद को। तो वही देख टेंशन इस मामले में ऐसा है, तो अब t cos थीटा आई बात समझ में। तो t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, mg को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो नॉर्मल रिएक्शन आता है और टेंशन इन द स्ट्रिंग आता है उसके बारे में, है ना। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी का रफ नोट बना के रख लो, इसका जैसा मैंने डायग्राम बनाया है ये सब बनाया, रफ नोट बना के रख लो अभी का। जी बेटा, ठोस रिजिड जिसका शेप और साइज चेंज नहीं होता, जैसे पानी रिजिड नहीं है, डाल दोगे तो बह जाएगा। मरने वाला इंसान, हाँ हवा भर जाती है उसके, ऐसा बोलते हैं बॉडी के अंदर। वैसे ह्यूमन बॉडी की जो है हैबिचुअली वो डूबता नहीं, ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी नहीं है डूबने की, अरे हम लोग फिर भी डूबते क्यों, हाथ पैर मारने की वजह से ज़्यादा, है ना। अगर स्विमिंग करने का बाई चांस कभी है, कोई स्विमर है आप में से, स्विमर एक भी नहीं स्विमर, अरे क्या वैकेशंस आते हैं तो तुम उसमें क्या करते फिर, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, क्या लोहारा जाते फिर अबे क्या है रे तुम, मतलब थोड़ा एंजॉय तो करो लाइफ को, ये चीज़ें है सब, समर वैकेशंस आते हैं, ये आते हैं सब, सीखा करो ये चीज़ें, आना चाहिए तुम लोगों को। अगर आप स्विमिंग फॉर एग्जांपल, अभी चलो ठीक है मेरे रिकमेंडेशन पे, अभी तो नहीं, 12th के बाद जब तुम्हारे को समर वैकेशन आएगा, तुम्हारा एग्ज़ाम दे देंगे तुम 1 महीने का कुछ रहेगा, है ना, मेरे रिकमेंडेशन मैं कहूँगा कि तुम ज्वाइन करो स्विमिंग क्लास। पहली बार जब तुम पूल में उतरेंगे, है ना, जब तुम्हारे को पहली बार पूल में, जैसा गहरे पानी में 8-10 फुट पानी में जब तुमको उतारा जाएगा, है कि नहीं, तो तुम टेंडेंसी भी तुम्हारा डूब जाएंगे, तुम उसके अंदर हड़बड़ी में डूब जाएंगे, है कि नहीं। मेरे को भी अच्छे से फर्स्ट टाइम में हुआ था भाई, हम क्या बोले तो बालापुर में जो हमारी नदियाँ थी पीछे बहती थी, छुट्टियों में हम जाते थे तो उसमें थोड़ा हाथ पैर मार लिया करते थे, तो हमको लगा आती हमको अच्छे से, है ना। एक बार कमांडेंट हमारे बोले ये अब कूदेगा, बोले हाँ बिल्कुल सर आप कूदेगा, पानी देख, बोले हाँ, अब वो क्या ऐसा दिखता नहीं है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर लगता पानी, वो 10 फुट गहरा था, मेरे को क्या देख के लगा 5 फुट गहरा होगा पानी, है ना। उस टाइम स्विमिंग नहीं आती थी, जो मारा कोई अंदर बुड़क धर 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 करे हाथ पैर मारे। खैर बाद में जब स्विमिंग आ गई अच्छे से तो चीज़ समझ में आने लगी कि कुछ नहीं करना पड़ा, लेट जाओ पानी के ऊपर आराम से, आप खुद इतना 1/3 बॉडी आपके ऊपर फ्लोट करती। ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी है ही नहीं कि वो डूबे करके, है ना। आपके समुद्री पानी में तो और डूबता नहीं है इंसान जल्दी, है ना। अगर आप थोड़ा काम रखे, बॉडी को अच्छे से फैला दिए,
इतना पोर्शन आपका पूरा ऊपर पानी ऐसा फ्लोट होते रहता आराम से, है ना। मैं तो रेगुलरली जाते रहता पुल पे ये चीज़ों पे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आती है हमारे पास बात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स, वर्ल्ड भी नहीं, यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अब इमेजिन करो एक न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन बोले तो चार्जेस क्या होते हैं उनके? पॉजिटिव, यानी ईच प्रोटॉन रिपेल दी अदर प्रोटॉन। हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है? रिपेल करता है लगातार। न्यूट्रॉन जिसका बेचारे का खुद का कोई चार्ज ही नहीं है ना। न्यूट्रॉन जो कहा जाएगा जो जिसका कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे बाइंड करके ठूस ठूस के रखे हुए हैं, जो कि एक दूसरे को प्रोटॉन तो एक दूसरे को क्या कर रहे? रिपेल कर रहे। अरे हाइड्रोजन को तो समझ में आता है एक ही प्रोटॉन है, उसको रिपेल करने के लिए कोई है ही नहीं। आगे बढ़ाते जाओ ना, मगर हीलियम लो, कार्बन लो, ऑक्सीजन लो, कई सारे अलग अलग आगे हैवी एटम्स ले लो। तुम खुद सोचो ये प्रोटॉन एक साथ एक जगह पे रखे गए है ना, और वो लगातार एक दूसरे को क्या करते, जबकि रिपेल करते, फिर भी एक साथ होल्ड करके रखे हैं। वो एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं रहे। एक फोर्स है जो उनको बांधे रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि धक्का देंगे तो बिखर जाएगा वो, ऐसा भी नहीं है कि न्यूक्लियस को थोड़ा सा धक्का देंगे तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाता, क्योंकि बीच में अंदर जो है बहुत सारे वो जो प्रोटॉन्स एक दूसरे को तो ढकेलने में लगे हुए हैं। तो अगर आप हल्का सा धक्का दोगे तो न्यूक्लियस टुकड़े टुकड़ों में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। न्यूक्लियस वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एटम, स्टेबल पार्टिकल जो कहा जाएगा, इजीली जो टूटता नहीं है, जो स्प्लिट नहीं होता है, अपने अंदर के जो पार्टिकल्स हैं यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इजीली छोड़ता नहीं है। तुम सोचो इतने प्रोटॉन्स को कैद करने के लिए जो फोर्स होगा वो किस किस्म का फोर्स होगा, है ना। न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, जो प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखता है। ये फोर्स एक स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग जैसा। स्प्रिंग फोर्स कैसा रहता है ना, दबाओगे तो भी वो अपोज करता, तुम खींचोगे स्प्रिंग को तो वो भी अपोज करता। अरे हाँ या ना, है ना। तुम स्प्रिंग को दबाए तो वो भी अपोज करता है, तुम स्प्रिंग को खींच के भी देखो वो भी क्या करता? अपोज करता। तो न्यूक्लियर फोर्स का ऐसी मामला है, तुम उसको पुश करोगे तो वो अपोज करेगा, तुम दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो वो भी अपोज करेगा। वो सिर्फ एक लेवल पर रखता है मेंटेन सभी चार पार्टिकल्स को। तो मैं जो बताने जा रहा था दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स वो कॉमन में बोला जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस which is responsible for binding the constituents of nucleus together is called as strong न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ universe. So next, fourth, weak nuclear force. देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में अभी आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ये बहुत आगे, एक साल के बाद, अराउंड 1 से सवा साल के बाद आपको एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियाई, जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है।
आप देखते हैं कि जो हाई एटॉमिक नंबर के कुछ न्यूक्लियस होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, रेडियो एक्टिव मालूम है ना क्या होता है रेडियो एक्टिव? जिसमें लगातार कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स, कुछ रेज उसमें से लगातार निकलते रहती है। मतलब ऐसा है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ बस आप अगर ऐसा ओपन रख दो तो वो उसकी जो न्यूक्लियस है खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होना चालू कर देते हैं, खुद ब खुद टुकड़ों में बिखरना चालू कर देते हैं। और जब वो न्यूक्लियस खुद ब खुद टुकड़ों में बिखरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घातक किस्म के अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल, है ना, गामा पार्टिकल सबसे डेंजर। गामा पार्टिकल इतना घातक होता है कि वो 30 सेंटीमीटर के लोहे की दीवार को भी चीर के जा सकता। गामा पार्टिकल, जैसे गामा पार्टिकल मालूम है ना, जैसे कि 30 सेंटीमीटर बोले तो कौन सी तुम्हारी बड़ी स्केल है, हाँ, उतनी चौड़ी एक लोहे की दीवार ले लो 30 सेंटीमीटर, उसको भी चीर के वो चला जाएगा गामा पार्टिकल। हमारी बॉडीज़ को क्या है, तो जब ह्यूमन बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है तो पूरी बॉडी के अंदर से वो जाता है, वो ऐसा चीर के अंदर सेंस ऐसा नहीं कि भाई खून हो जाता होगा, ऐसा नहीं। एक्सरेज देखे तुमने जाते बॉडी में से आती है ना, पता नहीं चलता मगर चले जाती है एक्सरे आर पार। तुम्हारा किसी ना किसी का एक्सरे तो निकला होगा कभी ना कभी, तो बॉडी में से आर पार चला जाता, पता नहीं चलता। मगर देखते होंगे एक हड्डी का पोर्शन है, बस हो गया मेरे पास, जो एक हड्डी का पोर्शन है वो उसको चीर नहीं पाता, तो बस उतने इसमें रह जाता ब्लॉक होकर, तो आपको वो नज़र आता है फिर वो एक्सरे की शीट के ऊपर। तो इसी तरह से गामा पार्टिकल उसको भी चीर के चले आता, हड्डी वड्डी सब चीर के चले आता है ना, बॉडी में से आर पार होता। हम वैसा डायरेक्ट हम अभी मतलब हार्मफुल तो है, जब आप इमिट करेंगे तब हार्म नहीं होगा, मगर कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर वो धीरे धीरे उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, अक्सर जनरली कैंसर हो जाता है उसके अंदर, आंसर फिर कैंसर से डेथ हो जाती है इसकी, अक्सर ऐसा उसमें होता है। चेरनोबिल का एक केस है, अभी तो टाइम नहीं है, कभी आपको सुनाऊंगा। चेरनोबिल का एक केस है, इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग केस है, कभी इस बारे में बात करेंगे। तो खैर हम जो बात कर रहे थे, तो ये जो आप देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस में से निकलते हैं, है ना। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके बोलते हैं उसको, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। एक आपका प्रोटॉन होता है जो कि स्प्लिट हो जाता है इनटू पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनोस करके। एक आपका न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। क्या में एक न्यूट्रॉन क्या में स्प्लिट हुआ, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। अभी का इतना लोड मत दो बस, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियस के अंदर होती है, वो होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, है ना। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पे चीज़ें, द फोर्स which is responsible for alpha decay, beta decay and gamma decay is called as weak nuclear force। इसको हम लोग क्या कहते हैं, weak nuclear force कहते हैं। गैमा तो ठीक है, फिर आगे मैं लिखूंगा, नोट करके लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कैन बी अरेंज्ड एज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कैन बी अरेंज्ड एज, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कम, ये थोड़ा आपने प्रॉपर तरीके से लिखना, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा शॉर्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली सबसे हाईएस्ट, सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।